नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, बाकी सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी एक जिद होती है कि वो जो सुनना चाहते हैं बस वही उनको सुनना होता है। वो गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं होता। उससे फायदा हो, उससे नुकसान हो, उससे उनको कोई कर्तव्य नहीं होता। वो मानते हैं कि उनको खुश करने वाली खबर चाहिए। यानी कि समझो, अगर उनका बच्चा परीक्षा देने गया है, ऐसा उन्होंने घर में कहा है, लेकिन बच्चा परीक्षा को जाता ही नहीं, कहीं फिल्म देखने जाता है, वापस लौटता है। और अगर हम बोल देंगे कि आपका बच्चा तो परीक्षा बंक कर गया है, परीक्षा में बैठा ही नहीं, तो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका बच्चा बड़ा बड़ा अनुशासित है, डिसिप्लिन है, संस्कारी है, तो ऐसी गलती नहीं करेगा। उनका अपने बच्चों पर इतना भरोसा होता है कि हमारा बच्चा गलत करेगा ही नहीं, तुम कुछ गलत बोल रहे हो। उतनी ही बात नहीं है। देखो, हमारे घर की एक लड़की है, अगर किसी ने परिचित ने बोला कि वो तो गलत रास्ते पर चल चल रही है, उसको रोको वगैरह, तो उनको गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। वो झूठ के आधार पर खुश रहना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को झूठ मानने में, झूठ को ही सच मानने में अगर खुशी है, तो उनको हमको डिस्टर्ब करना गलत है। अब देखो, पिछले लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी जीत रहे, प्राइम मिनिस्टर बन रहे। उनकी पार्टी नहीं तो उनके गठबंधन का बहुमत आ रहा है, वो सत्ता में बैठे। लेकिन राहुल गांधी उनको हराएंगे, इस पर भरोसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं, तो उनको बीजेपी पसंद नहीं है। अब कुछ लोग हो गए कि जो उनको बीजेपी के बारे में कुछ नहीं, लेकिन आरएसएस से दुश्मनी है या आरएसएस से उनको तिरस्कार है, तो मोदी को हारते हुए देखना चाहते। तो इसलिए जो भी कोई बोलेगा कि मोदी कैसे हारने वाला है, तो वो खुश हो जाता है। वो ऐसी बात सुनने के लिए बड़े आतुर रहते, खुश रहते कि हाँ चलो, आखिर में मोदी हारने वाला है। और इसलिए तो पिछले कई 3-4 साल में तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कि मोदी हारेगा, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। और उसमें मैं बता देता था कि जब तक वोटों की गिनती नहीं हुई, मतगणना होती नहीं, तब तक तो बीजेपी को हारना पड़ेगा। यहां तक अभी 4 महीने पहले की बात है, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 4 मई को दोपहर 12 बजे तक बीजेपी को हारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतगणना के बाद बीजेपी को जीतना है। फैक्चुअल परिणाम क्या होता है? आपको खबरों में जीतकर कुछ होने वाला नहीं, आपको वोट काउंटिंग में जीतना पड़ता है। और जब वोट काउंटिंग में, मतगणना में आपके वोट ज्यादा हो जाते, तो आप जीत जाते हो, आपकी सरकार बनेगी। और हार जाओगे तो आपकी सरकार हो तो चली जाएगी। तो इसलिए खबरों में क्या होता है, खबरों खबरों में बड़ी बड़ी बातें इस पार्टी के उस पार्टी के साइड से बोली जाती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, उल्टा होता है। फिर भी नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार, अगर वैसी ही सिचुएशन आ जाती है, माहौल बन जाता है, तो ये लोग जो बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं, वो ऐसी खबरें सुनना पसंद करते। अब हमारे यहाँ देखो, महाराष्ट्र में 4 साल हो गए, शिवसेना टूट गई थी। शिवसेना टूटने के बाद एक एक करके उद्धव के साथ जो लोग थे, वो उद्धव को छोड़कर गए। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम चुनाव आयोग से मिला, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के साथ नतीजा चला गया, वर्डिक्ट चला गया। पार्टी और पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल आज एकनाथ शिंदे के पास है। 4 साल से ये सारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जितनी बार ये कोशिश करते हैं उतनी बार हारते हैं,
और फिर शिंदे जीत जाते। लेकिन बहुत सारे उद्धव पर प्यार, उद्धव से प्रेम जिनको है, ऐसे लोग उद्धव को जीतना चाहते हैं और हारे तो भी जीतना चाहते हैं, जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो उनके लिए जो खबरें उद्धव जीत रहे हैं, धनुष बाण उद्धव को वापस मिल रहा है, ऐसी खबरें बनाने वाले हैं, ऐसे वीडियो है, वो उनको पसंद आते हैं। और इसलिए सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं होता, वो बस खुश रहना चाहते। बहुत सारे लोग होते ना। तो आज मैं वही बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज नाम का प्रोग्राम शुरू किया है, उससे बहुत सारे राहुल प्रेमी खुश है। उनको लगता है कि चलो राहुल गांधी कम से कम कुछ प्रयास करना उन्होंने शुरू किया है। वो जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे किसको पता नहीं, खुद राहुल गांधी को पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट राहुल गांधी कुछ प्रयास कर रहे हैं। इससे राहुल गांधी को चाहने वाले बहुत खुश है, राहुल गांधी के फैन है, वो खुश है। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो भी खुश हो गए, क्योंकि उनको राहुल की जीत भी देखनी नहीं है। ऐसे लोगों को मोदी जी की या बीजेपी की हार देखनी है। अब हार होती नहीं तो करे क्या। तो इसलिए जब पॉलिटिकल, एक बड़े हमारे यहाँ पॉलिटिकल विश्लेषक है जिनका नाम योगेंद्र यादव है, कभी कभी वो किसान बन जाते हैं, कभी कभी आंदोलक बन जाते हैं, कभी कभी सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी कभी ओपिनियन मेकर बन जाते हैं। हरियाणा में जब बीजेपी जीत गई उसके पहले वो बोलते थे कांग्रेस की तो सुनामी आ रही है, बीजेपी की बुरी हार हो गई। और ये सुनकर बहुत सारे लोग खुश थे। कांग्रेस ने तो उनको अपने मंच पर लाकर खड़ा कर दिया कि बोलो भाई तुम्हारी भविष्यवाणी बोल दो। उनकी भविष्यवाणी सरासर गलत साबित हुई। अब ये इंसान कौन है? ये इंसान है जो 2019 में इतना गुस्सा हो गया था, इतना गुस्सा हो गया था, बीजेपी ने 300 पार किया तो योगेंद्र यादव ने पब्लिकली बोला था, एक मंच पर खड़ा होकर बोला था, कांग्रेस मर जाए, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए भाई? क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा रही है। अब कांग्रेस बीजेपी को हराए ना हरे जो कुछ हो, इससे योगेंद्र यादव का फायदा क्या? कुछ भी नहीं। बीजेपी जीते या बीजेपी हारे, योगेंद्र यादव को कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर भी वो बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए उनको कांग्रेस जीते ऐसा लगता है। उनको कांग्रेस से कोई प्यार नहीं। आपको याद होगा तो यही योगेंद्र यादव है जो 2012-13 में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनाकर खड़े हुए थे। तब उनको कांग्रेस के बारे में कोई आत्मीयता नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना, इसके लिए केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को हरियाणा का इंचार्ज कर दिया था अपने पार्टी का। और हरियाणा के बहुत जल्दी योगेंद्र यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां तक भविष्यवाणी हुई थी। अगर ये सचमुच चुनाव के एक्सपर्ट है, सेफोलॉजिस्ट है, तो उनको पता होना चाहिए कि हरियाणा में अपनी दाल गलने वाली नहीं है। फिर भी ये चुनाव लड़े थे। और 5 साल बाद जब 2019 में बुरी तरह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई तो ये कांग्रेस को गाली देने लगे, कांग्रेस मर जाए, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? अगर कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती तो वो कांग्रेस और बीजेपी का मामला है, आपको बीच में आने की क्या जरूरत है? लेकिन इनको कांग्रेस से प्यार नहीं, बल्कि बीजेपी से इतना तिरस्कार है, कोई ना कोई कांग्रेस को हराए, बीजेपी को हराए, ये इनकी मंशा है। और इसके लिए दूसरा कोई खड़ा होना चाहिए। बहुत सारे पत्रकार संपादक आपको मिलेंगे, वो इसी तरह से बात करते हैं। क्या बीजेपी को कोई कभी हरा नहीं सकता? एक चैनल पर, मराठी चैनल पर मुझे संवाद के लिए बुलाया था, तब यही सवाल पूछा गया। तो मैंने उस एंकर को, उस पत्रकार को उल्टा पूछा, क्यों तुझे कोई थप्पड़ कभी नहीं मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? तो वो चौंक गया, बोला मुझे क्यों थप्पड़ मारेगा?
कोई मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा? मैंने बोला वही तो बात है कि बीजेपी को कोई ना कोई हराए, तो भाई क्यों हराए, इसका कारण तो दो। जब तक दूसरा कोई अच्छा विकल्प या पर्याय नहीं होता, अल्टरनेटिव नहीं होता, तब बीजेपी को कोई भी क्यों हराएगा? और लोग आखिर जिताते या हराते हैं वो वोटर होते हैं। जब तक वोटर चाहेगा बीजेपी जीतती रहेगी। बीजेपी को तुम्हारी मंशा से, इच्छा से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जब राहुल गांधी कुछ कर लेते हैं तो बहुत सारे जो एंटी बीजेपी है, बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोग खुश हो जाते हैं, बोलते ये रे यार कुछ तो होना चाहिए, बीजेपी हारनी चाहिए। तो इसलिए देश की अगर सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी हो जाती है अपोजिशन करके, वो कांग्रेस है, तो इनकी इच्छा कांग्रेस जीतने से नहीं है, उनका मतलब कांग्रेस के जीतने से नहीं है, ये चाहते बीजेपी हारे। और इसलिए अगर राहुल गांधी कुछ भी कर लेते तो ये लोग खुश हो जाते कि हाँ भाई अब तो प्रयास राहुल गांधी ने शुरू किया, क्योंकि राहुल गांधी एक ही होप है बीजेपी को हराने का। बाकी दूसरी छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें उतना दम नहीं है, उनका फैलाव विस्तार उतना नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी को हराए। फिर ये क्षेत्रीय लेवल पर, प्रादेशिक लेवल पर बीजेपी को कौन हराएगा ये ढूंढते, कभी स्टालिन हो, कभी ममता हो। मुझे याद है 5 साल पहले जब 2010 का 2011 का चुनाव, 2021 का बंगाल का चुनाव चल रहा था, एक बड़े संपादक एंकर हिंदी में वो रो पड़े थे, अरे भाई अगर ममता भी हार गई तो बीजेपी से टक्कर कौन लेगा? अरे तू पत्रकार है, तू पत्रकार है, तो बीजेपी के हारने से तुझा तेरा क्या मतलब है? तू पत्रकार हो या बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी का नेता हो। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए राहुल गांधी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लोग खुश हो गए। अब 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा हो गया, नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी, गड़बड़ हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में एक प्रोग्राम कर किया था, छात्रों की गूंज। वहां से जो छात्रों की गूंज शुरू हुई, 4-5 ऐसे कुछ प्रोग्राम हो गए। अभी अभी कल परसों पुणे में हो गया, उसके पहले मेरा ख्याल प्रयागराज में हो गया। लेकिन कोटा के बाद जब प्रयागराज में ऐसा प्रोग्राम होना था तो राहुल गांधी गायब थे। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन राहुल गांधी ही वहां से नदारद रहे। अब ये जो बीजेपी से दुश्मनी पाले हुए लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि जिस सेनापति को उन्होंने अपना सेनापति माना है, राहुल गांधी को, उसको तो बीजेपी को हराने में इंटरेस्ट नहीं है। उसको जहां से पब्लिसिटी मिलेगी, चर्चा में रहेंगे, बस उतना ही करना है। ना पार्टी चलानी है, ना पार्टी का कोई संगठन बनाना है, ना कोई प्रोग्राम लेना है, ना कोई एजेंडा है, बस मीडिया के सामने खड़े रहो। अब इसलिए जब राहुल गांधी ऐसे कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं तो कुछ समय के लिए ये चटपटी खबरें बना देते हैं और मीडिया वाले वो खबरें उठा लेते, तो राहुल गांधी खुश हो जाते। और राहुल गांधी को खुश देखते हुए या राहुल गांधी की सब जगह खबरें होते हुए देखते हैं, तो ये जो बीजेपी से दुश्मनी पाले हुए लोग हैं वो अपने अपना खुश हो जाते हैं। लेकिन इनको एक पता नहीं कि राहुल गांधी आपका प्यारा हो, लेकिन उतना ही राहुल गांधी अमित शाह का भी प्यारा है। बीजेपी भी राहुल गांधी से प्यार करती है, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी 3 बार लोकसभा में चुनाव जीतकर सरकार बना पाई तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट राहुल गांधी को भी है। बीजेपी वाले तो ओपनली बोलते हैं राहुल गांधी हमारा स्टार प्रचारक है। मतलब क्या है कि राहुल गांधी के कारण हमको वोट मिलते हैं। अब छोटी छोटी बातों में अगर ढूंढने जाए तो पता चलता है कि असलियत में जो बीजेपी की रणनीति होती है चुनाव जीतने के लिए, उसमें बीजेपी के चाणक्य हमेशा
राहुल गांधी को कंसिडर करते हैं कि राहुल गांधी को हम कहां से कहां घुमाते रहे ताकि हमारे पार्टी को चुनाव जीतने में फायदा हो। अब देखो बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, तो आरजेडी अपने तरीके से प्रयास कर रही थी, तो राहुल गांधी ने उधर जाकर पूरा सत्यानाश कर दिया। जो चुनाव के इंपॉर्टेंट टाइम था वहां जाकर गड़बड़ की। फिर बंगाल का चुनाव था, राहुल गांधी बंगाल पहुंचे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को जीतने के लिए ममता दीदी ने पूरी तैयारी और मेहनत की है। बीजेपी का सरकार बंगाल में बने इसके लिए ममता दीदी ने तो मानो हाईवे खोल दिया है। इस तरीके की बकैती जब राहुल गांधी करते हैं तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो विस्तार हुआ है, बीजेपी का जो फैलाव हुआ है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, उसमें अमित शाह को हीरो माना जाता है। अमित शाह अच्छे ऑर्गेनाइजर है, संगठक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसमें अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी होती है, अमित शाह की जो रणनीति होती है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर या मोहरा प्यादा अगर कोई होगा तो वो राहुल गांधी होते हैं। और इसलिए आज अगर अमित शाह बिल्कुल चुप है, 1-1.5 महीने से अमित शाह ने बहुत सारे कोई ऐसे वक्तव्य नहीं किए, बयान नहीं दिए कि जो चमकदार हो, जिसकी खबर बने। लेकिन राहुल गांधी बहुत खबरों में है। राहुल गांधी जो कर रहे, मुझे जितना मेरा राजकीय अभ्यास है, पॉलिटिकल अभ्यास है, अध्ययन है, उसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका बीजेपी को अगले चुनाव में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो राहुल ये छात्रों की गूंज लेकर जितने घूमते रहेंगे उतने वो अखिलेश को टांग कर रखेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में तैयारी करने से रोकते रहेंगे। एक बात साफ है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना जरूरी है। और गठबंधन का मतलब साफ होता है सीट का बंटवारा। अगर सीट का बंटवारा नहीं होता तो उसमें समय निकल जाता है, बर्बाद होता है, तो आगे चलकर एक्चुअल चुनाव में प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है गठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए नहीं, उल्टा बीजेपी के लिए वो फायदा हो जाता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि छात्रों की गूंज नाम का जो प्रोग्राम राहुल गांधी चला रहा है वो दिखने में तो उनकी पार्टी का, कांग्रेस का लगता है, लेकिन एजेंडा अमित शाह का है कि चुनाव का समय बर्बाद करो। ये अमित शाह का एजेंडा है, लेकिन झंडा किसका है? राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी का झंडा जितना फहरता रहेगा उतना अमित शाह का आने वाले विधानसभा के चुनाव में एजेंडा चलता रहेगा। दोस्तों अभी रुकता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।